एक दिन यूं ही सफाई करते हुए एलिस की मदर को उसकी पेंटिंग बुक मिली जिसमें बहुत ही अजीब पिक्चर्स बन रखी थी। एक ग्रे और ब्लैक क्रेयॉन से पिक्चर थी एक आदमी की, मुंह खोल के हंस रहा है सिर पीछे करके, कुछ इस तरह से। जब उसकी मदर उसको टेबल पे दिखाते कि एलिस व्हाट इज दिस, तो एलिस उसकी बुक देखती है जो कि उसकी माँ के हाथ में है और धीरे धीरे उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो अपना फॉक पकड़ती है और जोर से अपनी नोटबुक पे फेंकती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, आपने मेरी नोटबुक को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे। भाई वो घास में चलता हुआ एक आदमी है। कांस्टेंट चीज थी ब्लू आईज, वो परफेक्ट ब्लू आईज। और वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त डॉबी। कहते हैं कौन डॉबी? कहती है यही तो मेरा फ्रेंड है यहाँ पर। आपने तो मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से भी अलग कर दिया, मेरे पुराने दोस्तों से भी अलग कर दिया। और डॉबी हमेशा उस कमरे के बाहर बैठ के सैड होकर बैठता था जहाँ पे अगले दिन किसी की मौत हो जाती थी। कभी भी किसी की भी मौत होने से पहले डॉबी हमेशा वहाँ रहता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर विद हिताक्षी की सीरीज़ शुरू हो चुकी हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अमन के साथ भी बहुत सारी सीरीज़ आती रहेंगी, वहाँ पे भी जाकर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज की स्टोरी होने जा रही है बहुत ही वियर्ड, इतनी वियर्ड कि आप सोच के भी कंफ्यूज रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये स्टोरी है कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम की। उस टाइम पे बहुत सारे असाइलम्स ऑपरेट होते थे। असाइलम कह लें कि पागल खाना काइंड ऑफ। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट पागल थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों पे। लोबोक्टमी करके एक चीज़ की जाती थी जिसमें वो लोग यहाँ से हमारी आंख से एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एक स्ट्रेट रोड होती थी हमारे दिमाग तक घुसाते थे और उसको हिला दिया करते थे। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? हमारी आंख से एक सरिये जैसी चीज़ अंदर जा रही है और वो हमारे दिमाग को हिला रही है। ऐसे ही कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये कहानी है 2005 में एक लड़की की जो कि यूएस में थी। एलिस अभी सिर्फ 5 साल की थी और वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। एलिस को खेलना, चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद था, जो कि किसी भी 5 साल के बच्चे को बहुत ही पसंद होगा। एलिस इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि उसके आस पड़ोस के लोग भी उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और उसके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन ये टाइम था उसके फादर के ट्रांसफ़र का। वो लोग एक नई जगह जाते हैं और वहाँ पे एक नया घर लेते हैं। एलिस को भी उसके पेरेंट्स के साथ वाला रूम मिलता है। दोनों रूम्स ऊपर होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे उनका डाइनिंग होता है, उनका किचन एरिया होता है। थोड़ी देर बाद एलिस बीमार रहने लग जाती है। सबको लगता है कि शायद से वो अपना नेबरहुड बदल कर आए हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे दूर हो गए हैं और वो अब कम मिलती है उनसे। शायद से ये रीज़न हो सकता है उसकी उदासी का। लेकिन धीरे धीरे करके उसके फिजिकल सिम्टम्स भी बढ़ने लगते हैं। कभी उसको टेम्परेचर हो जाता है, कभी वो स्कूल से गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है। वो अकेले रहने लग जाती है। उसके पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि 1 महीने के अंदर हमारे बच्चे में इतना चेंज कैसे आ सकता है। एलिस जो कि कितना हैप्पी गर्ल था, एकदम से सैड रहने लग जाती है। वो अपने रूम में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है रेदर देन गार्डन में जाना। वो सारा टाइम अपनी कलरिंग बुक में ही घूमी रहती थी। उसको लगता था कि वो बहुत कुछ अच्छा बना लेगी, बहुत कुछ अच्छा ड्रॉ कर लेगी। और अपने पेरेंट्स को अक्सर डिनर टाइम कहती है कि मैं तो पेंटर बनूंगी। उसकी सिर्फ एक यही हॉबी कांस्टेंट रह गई थी और बाकी सब बदल चुका था। एलिस जितनी ज़्यादा प्यारी बच्ची थी उतनी ज़्यादा शांत भी थी। वो कभी ज़िद नहीं करती थी, कभी भी अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया करती थी कि वो ऑफिस क्यों जा रहे हैं, वो टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो उसे घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी ज़िद्दें भी बढ़ने लग गई थी कि वो उसके साथ रुके, उसके साथ खेलें, उसको टाइम दे। एक दिन यूं ही सफाई करते हुए एलिस की मदर को उसकी पेंटिंग बुक मिली जिसमें बहुत ही अजीब पिक्चर्स बन रखी थी। एक ग्रे और ब्लैक क्रेयॉन से पिक्चर थी एक आदमी की, जो मुंह खोल के हंस रहा है सिर पीछे करके, कुछ इस तरह से, जो सिर्फ हंस रहा था। उसने दूसरी और पेंटिंग्स देखी जिसमें कोई मिलिट्री वाला आदमी है, फील्ड में है। उसकी मदर ने वही पिक्चर्स उसके फादर को दिखाई और बोला कि एलिस की पिक्चर्स बुक बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इट्स नॉट नॉर्मल। हमारा बच्चा जो बटरफ्लाइज, हंसती खेलती फैमिली पिक्चर्स बनाता था, वो ये बना रहा है।
ये उसे कौन सिखा रहा है? क्या कहीं उसके स्कूल की संगत गलत तो नहीं हो गया? क्या उसके स्कूल के दोस्त तो नहीं ऐसे हैं? उसके फादर कहते हैं डोंट वरी, हम एलिस से बात करते हैं और उसके मुंह से ही सच जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसकी मदर उसको टेबल पे दिखाते हैं कि एलिस व्हाट इज दिस, तो एलिस उसकी बुक देखती है जो कि उसकी माँ के हाथ में है और धीरे धीरे उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो अपना फॉक पकड़ती है और ज़ोर से अपनी नोटबुक पे फेंकती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, आपने मेरी नोटबुक को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे? वो मेरी है। और वो ज़ोर से चींकने लग जाती है। एलिस इतना ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो अपनी चेयर से उतरती है और भाग जाती है। उसके बाद उसकी मदर उसको चुप करवाते हैं और सॉरी बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। उसके फादर उसको मनाते हैं। वो लोग बहुत डर चुके थे कि ये हमारी एलिस हो ही नहीं सकती। आज तक उसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है। वो उसको फिर भी पेंटिंग बुक दिखाते हैं कि बेटा वी नीड टू नो कि हु इज़ दिस गाय, ये आप बार बार ड्रॉ कर रहे हो, ये कौन है? और उसकी हर पेंटिंग जब वो फोल्ड बाय फोल्ड दिखा रहे होते हैं तो एक चीज़ कॉमन ऑब्जर्व जो उसके फादर करते हैं वो ये होती है कि हर पेंटिंग में, चाहे वो हंसता हुआ चेहरा है, चाहे वो मिलिट्री वाला चेहरा है, चाहे वो घास में चलता हुआ एक आदमी है, कांस्टेंट चीज़ थी ब्लू आइज़, वो परफेक्ट ब्लू आइज़। और वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त डॉबी। कहते हैं कौन डॉबी? कहती है यही तो मेरा फ्रेंड है यहाँ पर। आपने तो मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से भी अलग कर दिया, मेरे पुराने दोस्तों से भी अलग कर दिया, पर यही मेरा दोस्त है और यही सबसे ज़्यादा साथ रहता है मेरे। उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि कैसी बातें कर रही है, हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता और इतना बड़ा आदमी इसका दोस्त कैसे हो सकता है? हमारे नेबरहुड में तो कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है। वो घबरा तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि हम इसके काउंसलर से बात करेंगे, क्या इसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड तो नहीं बना दिया। वो स्कूल जाते हैं। वो स्कूल जाकर उसकी काउंसलिंग करवाना शुरू करते हैं और उसको फोर्सफुली दूसरे बच्चों के साथ खेलने को, बाहर जाने को, गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। जब एलिस बहुत ज़्यादा टाइम अपने कमरे में नहीं बिता रही है तो उसका कमरा अक्सर उलझा पड़ा रहता है। जितनी बार वो वापस आती है उसके टॉयज़ बिखरे होते हैं, उसकी चीज़ें टूटी होती हैं, उसकी फेवरेट पेंटिंग्स तक फटी होती हैं। वो एक दिन अपनी मदर पे चिल्ला देते हैं कि मम्मा मैंने आपको बोला था ना मुझे और डॉबी को दूर मत करो, मैं और डॉबी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप डॉबी को गुस्सा दिला रहे हो, वो मेरी सारी चीज़ें ख़राब कर देगा, आप क्या कर रहे हो? एलिस बहुत ज़्यादा रोती है कि मम्मा प्लीज़ जस्ट लीव अस अलोन, जस्ट लीव अस अलोन, हम सिर्फ आपस में खेलना ही तो चाहते हैं। उसकी मम्मा कहती है तुम किसकी और इशारा करके बात कर रही हो? तो कहती है आप डॉबी को देख नहीं सकते, वो गुस्से में है। उसकी मदर बहुत स्केयर हो जाती है, उसको एलिस को हग करती है, जल्दी से उठाती है और बाहर भाग जाती है। वो तब तक अपनी कार में बैठी रहती है जब तक उसके फादर नहीं आ जाते। जैसे उसके फादर आते हैं तो वो देखते हैं कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? वो कहती है मुझे घर में सेफ फील नहीं हो रहा, घर में कुछ है। वो सारा सिनेरियो अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करती है। वो उसी टाइम पे अपने नेबरहुड में जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वी नीड कोई तो है, कोई मीडियम शेफ, कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, कोई हॉन्टेड हाउस एक्सपर्ट, या कोई तो चाहिए हमें, कोई चर्च चाहिए, कहीं से हेल्प चाहिए। तब उनके सामने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है। वो अपने साथ एक चर्च वाले फादर को बुलाता है। वो दोनों आगे हाउस को इंस्पेक्ट करते हैं और उनको समझ आता है कि ये बहुत ही साइको सी कोई तो स्पिरिट है यहाँ पे। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो बात नहीं करता है। वो बार बार रिपीटेडली चेक करते हैं कि काश हमारा कोई कनेक्शन बन जाए स्पिरिट से, पर वो कोई कनेक्शन नहीं बनाता है। मजबूरन फादर को एज अ बेट, एक चारे की तरह एलिस को यूज़ करना पड़ता है। वो एलिस को कहते हैं बेटा यू हैव टू गो टू योर रूम, यू कैन प्ले विद डॉबी, लेकिन जब डॉबी आएगा और वो क्या कहेगा आपको हमें बताना है। एलिस रूम में जाती है और वो नॉर्मल खेल रही होती है और वो डॉबी से बातें करती है और वो चींकती हुई बाहर आती है एकदम से। उसकी माँ बहुत डर जाती है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ। वो कहती है मम्मा मैंने आपको बोला था ना, डॉबी बहुत गुस्से में है, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा, आज उसने मुझे मारा, ये देखो। और जैसे वो अपनी पीठ दिखाती है उसकी पीठ पे एक लाल पंजे का निशान होता है, एक आदमी के पंजे का निशान जो कि कम से कम 6 फुट का रहा होगा।
6 फुट के आदमी का निशान एक छोटी सी बच्ची की पीठ पे। अब वो उसकी माँ बहुत डर जाती है और वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देती है। वो कहती है अगर हमें घर चेंज करना पड़ेगा हम कर लेंगे, हमें किसी और शहर में जाना पड़ेगा हम चले जाएंगे, बस मेरी बेटी से इसको दूर कर दो। वो कहता है कि ये बात घर की नहीं है, ये बात आपकी बेटी की है। उस आत्मा को वैलिडेशन ही आपकी बेटी ने दी है। सिर्फ इसको दिखता है, वो सिर्फ इससे बात करता है वो, तो हम कैसे कुछ भी कर लें। इस टाइम तक एलिस की मदर इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी, इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए, अपने घर को सेफ रखने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़े दिन तक चर्च में रुकेंगे, वहीं से अपने सारे काम करेंगे और एलिस को भी वहीं रखेंगे। वहाँ पे चले जाते हैं। जब ये चर्च में शिफ्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे भी घर में बहुत ज़्यादा तूफान जैसा माहौल बन जाता है। खिड़कियाँ बहुत ज़ोर से बज रही होती हैं, घर का सामान तहस नहस कर देता है डॉबी। और एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है कि डॉबी बहुत गुस्से में, मम्मा डॉबी बहुत गुस्से में है। और उसके बाद जब वो लास्ट में अपना लास्ट बैग निकालते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, वो कहती है मम्मा डॉबी हंस रहा है, पर वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। वो उसी पोजीशन में उसको दिखता है जिस पोजीशन में उसकी पेंटिंग। ये बात सुनकर फादर और घबरा जाते हैं। फादर कहते हैं तुमने क्या कहा? उसने कहा कि वो हंस रहा है लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। वो कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस पोजीशन में बैठा है? जैसे ही वो बताती है, फादर कहते हैं मेरे साथ जल्दी चर्च चलो। वो सब चर्च की ओर भागते हैं। वो बहुत सारी फाइल्स ऑफिस में खोजने लगता है। फादर एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फाइल गई तो गई कहाँ। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी कंफ्यूज थे कि फादर आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। इतनी सारी फाइल्स का खलारा देखकर उसमें से एक रेड कलर की फाइल निकलती है जिस पे लिखा होता है द लाफिंग मैन। द लाफिंग मैन की फाइल निकाली जाती है। उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड थे जिसमें वो बार बार दिखा था लोगों को, कभी रोड पर, कभी किसी घर में, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ अटैच नहीं हुआ था जिस तरह से एलिस के साथ। ये पहली बार था कि वो किसी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा था या उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये स्टोरी थी एक मिलिट्री मैन की, वर्ल्ड वॉर के टाइम की। एक ऐसा मिलिट्री मैन जो कि गायब हो गया था। एक लड़ाई के बाद वो यूएस सोल्जर गायब हो गया था, उसको AWLO घोषित कर दिया गया था और 2 वीक के बाद ना मिलने पर उसको मिसिंग एंड डेड कर दिया गया घोषित। थोड़ी देर बाद उसकी फैमिली भी जब होप खो चुकी थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा बेटा मर चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो अपना पूरा दुख, दर्द, सफरिंग कंप्लीट कर चुके थे। 10 साल बाद एक असाइलम में एक 6 फुट का आदमी चलता हुआ आता है जो कि अपने आप को डॉबी बताता है। वो कहते हैं कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, जो आदमी 10 साल पहले एक वॉर में गायब ही हो गया था, वो 10 साल बाद ऐसे कैसे आ सकता है? और वो भी एक असाइलम में खुद चलता हुआ आ रहा है, अपने घर नहीं गया है। ये कैसे हो सकता है? और जो उसने लास्ट वर्ड्स बोले थे वो ये थे कि डॉबी मर चुका है। डॉबी मर चुका है बोलकर वो वहाँ पे खड़ा हो गया। अब उसके घर वालों को कॉल किया गया, किसी तरह से कांटेक्ट किया गया और पूछा गया कि आपका बेटा इस तरह से आया है और वो 6 फुट टॉल है और उसके पास उसका आईडी प्रूफ्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने मुश्किल से आइडेंटिफाई किया है कि ये डॉबी ही है। हमने आइडेंटिफाई करके वेरीफाई किया कि ये डॉबी ही है। उसके घर वाले कहते हैं ये हिंट है, ये हमारा बेटा नहीं है। हिंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बाहर के लोग ऐसी एक परछाई मानते हैं, ऐसी नीली परछाई मानते हैं कि वो धोखा देने आती है, परछावा होता है। वो कुछ भी नहीं होता, बस एक परछावा है। उसके घर वाले उसको वापस लेने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो अपना पूरा दुख, अपना पूरा जो भी सफरिंग थी वो कर चुके हैं और हमारा बेटा मर चुका है। ये जो भी वापस आया ये हमारा नहीं है। डॉबी अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें फ़ोन पे सुनता है और वहीं असाइलम में रुक जाता है। उसके बाद डॉबी से कितने सारे सवाल जवाब किए जाते हैं लेकिन वो बोलता ही नहीं है। सबको लगता है कि शायद इसकी वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो चुकी हैं, शायद से ये स्पीचलेस हो चुका है। मल्टीपल टेस्ट रन करने के बाद उसके दिमाग से, उसके वोकल कॉर्ड्स से कोई भी ऐसी चीज़ मिलती नहीं है कि वो वॉइसलेस हो, मतलब कि वो एक्टिव डम था। एक्टिव डम होने का मतलब होता है कि तुम खुद से कोई ऐसे झटके से या फिर खुद से ही बस बोलना नहीं चाहते।
मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है तुम्हारे साथ जो तुम्हें स्पीच भी नहीं दे पा रही है, जो तुम्हारी स्पीच छीन चुकी है, तुम्हें स्पीचलेस कर चुकी है। वो पूरी ज़िंदगी यूं ही रहा। एक नर्स का भी रजिस्टर्ड केस है जिसने उसके बारे में एक स्टोरी लिखी है कि मेरा एक ऐसा पेशेंट था जिसके साथ ये सब हुआ। वो सिर्फ पूरा दिन हॉल से ऊपर से नीचे घूमता। 6 फीट टॉल होने के कारण लोग उससे घबरा जाते थे और इधर उधर हो जाते थे जब वो चलता था। कभी कभार कॉमन एरिया में जब उसको सिगरेट ऑफर की जाती तो वो सिगरेट पीता, लेकिन इस तरह से सिगरेट पीता जैसे वो बहुत एलिगेंट है। वो कभी भी सिगरेट की तलब में नहीं रहता था, लेकिन वो कभी भी सिगरेट ऑफर करने जाने पे डिनाई नहीं करता था। उसके बाद वो सिर्फ वहाँ अपने रूम से बाहर जाता था और बाहर से अंदर आता था, और यही उसकी रूटीन थी। और कभी कभी, बस कभी कभी वो तुम्हें इस पोजीशन में मिलता था जब वो कोई आवाज़ नहीं करता था, बस मुंह खोल के हंसता था जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी। द लाफिंग मैन विद नो साउंड। ये एक नर्स की स्टोरी थी जो उसने खुद बकायदा अपनी डायरी के पेजेस में लिखी। और 2 सालों बाद, 2 साल तक उसको ट्रीट करने के बाद जब उसने वो छोड़ा फॉर द बेटर जॉब, उसने सोचा कि क्या वाकई में कहीं उसके पेरेंट्स सही तो नहीं कह रहे थे, कहीं मैं भूत से तो नहीं डील कर रही थी इतनी देर से। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जिसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो असाइलम में खुद चल कर आया और वहीं पे रह गया। उसको कुछ चाहिए भी नहीं है, वो बस वहाँ पे घूमता रहता है। और डॉबी हमेशा उस कमरे के बाहर बैठ के सैड होकर बैठता था जहाँ पे अगले दिन किसी की मौत हो जाती थी। कभी भी किसी की भी मौत होने से पहले डॉबी हमेशा वहाँ रहता था। और ये मल्टीपल नर्सेज, मल्टीपल केयर टेकर्स ने रिपोर्ट किया कि हमें हमेशा डॉबी उस जगह पे मिला जहाँ पे किसी की डेथ होने वाली थी। ये सब चीज़ें जब फादर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस फाइल में पढ़ते हैं डिटेल में, वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि शायद से उस टाइम पे भी ये 10 साल पुरानी रूह नहीं, ये कुछ और है, ये उससे भी इविल स्पिरिट है और इसको एलिस से हटाना है हमें। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, लेकिन रिसर्च शुरू करते हैं कि इसको हटाया कैसे जाए। वो डॉबी के घर वालों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि शायद से उनके वंशज में से कोई तो होगा इस टाइम पे। तो लकीली उसकी बहन का बेटा, जो कि इस टाइम पे एलिस के फादर से भी बड़ा था, कांटेक्ट में आता है। वो काफ़ी एज्ड होने के कारण हेल्प करने से डिनाई कर देता है। फादर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो मानता है कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ। वो वहाँ पर आता है। सिर्फ एक ही तरीका था ये पता करवाने का क्या ये डॉबी की ही स्पिरिट थी जो इतने सालों से भटक रही थी या नहीं, और वो था ब्लड टेस्ट। उसके लिए उस बूढ़े आदमी का हाथ काटा गया जो कि सोचा जा रहा था कि उसी की फैमिली लाइन से है। उसको ब्लड पानी में डाला गया, उस हॉली वाटर से सर्कल बनाया गया और एलिस के आसपास, और एलिस को बोला गया कि तुम यहीं रुकोगी। एलिस को डॉबी दिखता है, वो आता है, वो ब्लड सूंघता है, वो फाइनली बोल उठता है, क्या तुम्हें अब अपनाना है मुझे? आप लोगे तुम मुझे अपने घर में? तब तो तुमने मुझे बोला था कि चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एलिस वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके सबको बताती है कि डॉबी ये सब कह रहा है। फादर समझ जाते हैं कि ये डॉबी की आत्मा नहीं है, ये कोई एविल स्पिरिट है, ये कोई परछावा है, ये कोई डरावनी रूह है जो सिर्फ भटक रही है और उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है और क्या चाहती है। इस तरह से चर्च के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियां फड़फड़ाने लग जाती हैं। अब वो जो खून का बनाया हुआ, पानी का बनाया हुआ सर्कल था, वो भी वायरस स्प्रेड हो रहा है और पानी से, हवा से बिखर रहा है। जैसे ही वो एक लाइन क्रॉस होती है, एलिस की लेग खींची जाती है और उसकी माँ उसको पकड़ लेती है। इतनी जद्दोजहद चल रही होती है। फादर अपने मंतराज सब कुछ इंचांट करना शुरू करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह से स्पिरिट को काम करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ एलिस को छोड़ दो बस। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो स्पिरिट और ज़्यादा आइरेट हो रही होती है और इतनी देर में वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ पे खड़ा होता है। उसके हाथ से खून और ज़्यादा बहने लग जाता है और जैसे ही वो ड्रॉप नीचे ज़मीन पे गिरती है वो ख़त्म हो जाती है। वो ड्रॉप नीचे गिरती है और वो ख़त्म हो जाती है।
फादर को लगता है कि हमें समझ आ चुका है, शायद से ये इविल स्पिरिट एलिस से नहीं डॉबी से अटैच थी, और डॉबी जब मर गया तो ये स्पिरिट भटकती रह गई। तो हमें इसकी फैमिली से ही उसको आज़ाद करवाना पड़ेगा। डॉबी के घर जाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उस बूढ़े आदमी को रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन वो इतनी पेन में होता है कि उसका खून जैसे कोई चूस रहा हो, जैसे उसका खून कोई बॉडी से निकाल रहा है बिना दिखे। वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को डेंजर में नहीं डालूंगा और मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद कि तुम इस तरह से मर भी सकते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वो उसको वहाँ लेके जाते हैं। वो डॉबी के सारे सामान को आग लगा देते हैं। सिर्फ एक फ़ोटो फ्रेम जिसमें डॉबी और एक उसका दोस्त होता है उसको पकड़ते हैं और वापस उसी चर्च में लाते हैं। एलिस को दिखाते हैं कि यही डॉबी है, तो वो उंगली उसके दोस्त पे रखती है, ना कि डॉबी पर। तो वो बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्लेरेंस होने के कारण और नाम पता होने के कारण फादर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसको समझाते हैं, उस स्पिरिट को काम डाउन करवाते हैं, उसको सच बताते हैं कि तुम डॉबी नहीं हो, तुम उसके दोस्त थे जो उससे भी पहले मारे गए। तुम उसके साथ अटैच हो गए और तुम उस खुद को डॉबी समझने लग गए। तुम कभी डॉबी थे ही नहीं, ना ही उन 10 सालों में जब तुम उनको दिख रहे थे, ना ही अब। तुम कभी भी डॉबी नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एकदम से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे जा रही होती हैं। तब एलिस चीख के बोलती है, प्लीज़ मैक्सवेल, प्लीज़ बस करो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम डॉबी नहीं हो। तुम झूठ बोल के मेरी दोस्त नहीं बन सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी फादर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने हाथ में कमांड लेते हैं और उसको रियलाइजेशन करवाते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए इस धरती से, जो कुछ भी चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें ला के देंगे। एंड वी विल ट्राई कि तुम यहाँ से खुश जाओ, लेकिन तुम डॉबी नहीं हो। तुम डॉबी बन के उसकी तरह हर जगह नहीं जा सकते, उसकी तरह भटक नहीं सकते। और एकदम से सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, जैसे उस रोग को शांति मिल गई हो। कोई भी चीज़ अब हिल नहीं रही है, कुछ हवा नॉर्मल ही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से हवा का झोंका आएगा और कोई उड़ जाएगा। सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। एलिस की माँ फटाफट से उसको जाके फिर से सर्कल में हक करती है, बहुत रोने लग जाती है। एलिस भी उसको हक करके बहुत रोती है। वो फादर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को थैंक्स कहते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनसॉल्व रह गई हैं इस केस में। हो सकता है कि हमने आत्मा को ये तो बता दिया कि वो डॉबी नहीं है, वो मैक्सवेल है, कि वो यहाँ से गया है या कहीं और गया है। ये चीज़ें अभी भी अनसॉल्व रह जाती हैं और ये वेल रजिस्टर्ड केस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन में। आज की कहानी कैसी लगी गाइस, ज़रूर बताना। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आई होप कि आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो, इट्स आई हिताक्षी, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। फॉलो कर लेना मुझे। और अमन के साथ भी स्टोरीज़ आ रही है, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय।